मैं हूं आपके साथ मनीष अवस्थी। नागरिकता बिल पर सरकार चाहे जो दावे करे, लेकिन तस्वीरें जो देश भर से आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। वो इस बात पर सोचने को मजबूर करने वाली है कि आखिर चूक कहां हो गई। आपकी स्क्रीन पर देखिए, देश में दिन भर कैसे जला देश, कैसे देश के अलग अलग शहरों में आज प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। जुमे की नमाज के बाद तमाम शहर जंग के अखाड़े में तब्दील क्यों हो गए। एक एक तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। हिंदुस्तान का शायद ही कोई इलाका हो जहां विरोध की लपटें न उठ रही हों। एक दो नहीं बल्कि पूरी 26 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपने अलग अलग 26 तस्वीरें देखी। अब हम आपको दिल्ली के दरियागंज में हिंसक प्रदर्शन, आगजनी और लाठीचार्ज की तस्वीरें भी दिखाते हैं। दरियागंज में भीड़ ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद भीड़ ने दरियागंज थाने के बाहर आगजनी की और पुलिस वालों की गाड़ियां फूंक दी। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। इसके अलावा उपद्रव करने वाले लोगों को ढूंढकर उन्हें हिरासत में भी लिया गया। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली के दरियागंज की 5 तस्वीरें। एक तरफ आप देख सकते हैं भीड़ का हंगामा, पुलिस का लाठीचार्ज और भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। हिरासत में लिए जा रहे प्रदर्शनकारी और भीड़ की आगजनी। जी हां, वहां पर खड़ी एक कार को कुछ देर पहले दिल्ली के दरियागंज में भीड़ हिंसक हो गई। कई गाड़ियों को आग लगाते हुए थाने पर पथराव तक कर दिया। उस दौरान हमारी संवाददाता श्रेया चटर्जी मौके पर मौजूद थी। उन्हीं से सुनिए आंखों देखा हाल दरियागंज का। हम आपको दूर से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दरियागंज की हालात बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। पुलिस लाठीचार्ज की इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स थे वो पुलिस स्टेशन पे पत्थर भी फेंकने लगे थे। इसके बाद वाटर कैनन चलाया गया, पुलिस स्टेशन के अंदर भी पत्थर आई और आप देख सकते हैं कि हालात कैसे बिगड़ा गया। गाड़ी में आग भी लगा दी गई। आप विजुअल देख सकते हैं, गाड़ी में आग लगा दी गई है। कैसे गाड़ियों में आग लगा दी गई है, आप विजुअल देख सकते हैं। अभी तो इधर एक गाड़ी खड़ी थी, पुलिस वैन थी वो, पुलिस की गाड़ी में, पुलिस की 2 गाड़ियों में आग लगा दी गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे, पुलिस की 2 गाड़ियों पे आग लगी हुई है। लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हालात बिगड़ा गया और पुलिस की 2 गाड़ी पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर आग लगा दी गई है। बहुत ही हालात खतरनाक है। पुलिस हमें भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी पुलिस स्टेशन की ठीक बाहर 2 पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई है। पथराबाजी भी बहुत जोरों शोरों से हुआ पुलिस स्टेशन के तरफ और अभी वाटर कैनन इस्तेमाल करने के बाद लाठीचार्ज की गई है। लेकिन हालात बहुत ही गंभीर, पुलिस की 2 गाड़ी में आग लगा दी गई है। बहुत खतरनाक हालत अभी फिलहाल हम देख सकते हैं इधर। ये देखिए लगातार अलग अलग तस्वीरें। आपने देश की राजधानी का हाल देख लिया, दिल्ली से सटे उस सूबे का हाल भी देखिए जरा, जहां बीजेपी का राज है। उत्तर प्रदेश में नागरिकता पर आज फिर कई शहरों में हंगामा और आगजनी हुई। पुलिस के लिए लोगों की ये भीड़ चुनौती बन गई। आपकी स्क्रीन पर 10 तस्वीरें आज की हिंसा और हंगामे की हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हिंसा की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गोरखपुर, बहराइच, गाजियाबाद, हापुड़, सहारनपुर, बिजनौर, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, भदोई। आप देख रहे हैं किस तरह से भीड़ बेकाबू हो गई और हिंसा पर उतर आई। जुमे की नमाज के बाद नागरिकता कानून को लेकर फैले गलतफहमी को लेकर लगातार हिंसा और प्रदर्शन 1 हफ्ते से जारी है। एक कानून पर
विरोध की ये कैसी आवाज? यूपी में कहां से आए कश्मीर जैसे पत्थरबाज? ठेंगे पर कानून, निशाने पर पुलिस, सड़क पर गुंडाराज। सुलगते शहर, सिसकता कानून, बेबस पुलिस और बेखौफ पत्थरबाज। नागरिकता के नाम पर यूपी में उपद्रवियों ने कैसे हिंसा का नंगा नाच किया, बस देखते जाइए। जुमे की नमाज खत्म होते ही बुलंदशहर बवाल शहर बन गया। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को पुलिस समझाने पहुंची तो जवाब में पत्थर बरसने लगे। देखते देखते कई पुलिस वाले लहूलुहान हो गए। पहले तो पुलिस ने भी पत्थर का जवाब पत्थर से ही दिया, फिर भी हुड़दंगी नहीं माने तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मगर भागने की जगह उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगा दी। दूर से पत्थर तो सब मारते हैं, अब गाजियाबाद के गुंडे मुंह पर पत्थर मारने के लिए मशहूर हो गए। शहर के कैला भट्टा इलाके में उतरे प्रदर्शनकारियों की मंशा पुलिस भाप चुकी थी। इसी चलते उन्हें गली के मुहाने पर ही रोके रखना चाहती थी, जिसे लेकर झड़प के बाद कैसे बिल्कुल सामने से पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, ये देखिए। मगर इसके बाद भी पुलिस वर्दी का फर्ज निभाती रही और ऑफिसर शांति बनाए रखने की अपील करते रहे। हंगामा हो और हापुड़ का नाम न आए, ऐसा होता तो क्या मुंह दिखाते ये नौजवान अपने नाते रिश्तेदारों को? शायद यही सोचकर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर इतने पत्थर बरसाए कि सड़क पत्थरों से पट गया। पुलिस भी पत्थर फेंक कर ही इन्हें भगाने में जुटी रही और ये देश के सच्चे नागरिक होने का सबूत देते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये नागरिक संशोधन बिल के नाम पर विरोध प्रदर्शन की देश के सबसे बड़े सूबे से सामने आई तस्वीरें हैं। सबसे पहले सुलगते मेरठ की तस्वीर देखिए। शांति बहाल करने की कोशिश कर रही पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया, लिहाजा हिंसक हो चुकी भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज हुआ। इसके बाद उपद्रवी गलियों के अंदर घुसकर पथराव करने लगे। ये गोरखपुर की तस्वीर है, जहां गली के अंदर से उपद्रवियों ने पुलिस पर लगातार हमला किया। चेहरे पर नकाब लगाए हुड़दंगियों ने पुलिस को पथराव के जरिए निशाना बनाया। यूपी के भदोही में प्रदर्शन के नाम पर हुड़दंग मचाने वाली भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने वाली हुड़दंगियों पर पुलिस ने लाठी का इस्तेमाल कर काबू किया। सीतापुर में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया तो भीड़ मैदान की तरफ दौड़ने लगी। वहां भी पुलिस ने लाठी भांजकर प्रदर्शनकारियों को काबू में किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बवाल की तस्वीरें सामने आई। सड़क पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही भीड़ अचानक हिंसक हो गई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंदोलन में हिंसा प्रेशर लोकतंत्र में मतभेद के अधिकार को शिथिल कर देता है। जी हां, क्या नागरिकता खतरे में है? ये डर बना हुआ है। क्या सीएए के जरिए सरकार एनआरसी लागू करने की तैयारी में? इसी बात को लेकर देश में मचा है बवाल और हम लेकर आए हैं देश का सवाल। जी हां, देश का सवाल में मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। राजनीतिक मेहमान भी हैं और एक्सपर्ट्स भी हैं, संविधान एक्सपर्ट्स भी हैं। लेकिन हां, आज मैं आग्रह करना चाहूंगा, आपको बोलने के लिए बुलाया गया है। सड़क अशांत है, दिल्ली से लेकर पूर्वोत्तर तक, यूपी से लेकर मुंबई तक हालात आप लोग देख रहे हैं। लेकिन आज की अपील यह है
कि दर्शकों से मैं अपील करना चाहूंगा, ITV नेटवर्क अपील करता है कि आप किसी भी अफवाहों में ना आए। जी हां, जब तक आप कोई सत्यता आपके पास ना हो, कोई भी सोशल मीडिया की अफवाह पर आप ना आए और उसे आप जांच परख कर ले। इस बीच मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और आज मैं अपील यह भी करूंगा कि सड़कें अशांत है, वहां भी शांति चाहिए और मेरे देश के सवाल में भी आज जब चर्चा होगी, बहस होगी तो शांति से होगी, क्योंकि हमारा दर्शक सुनना चाहता है, जानना चाहता है कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनूप जॉर्ज चौधरी साहब। आप वरिष्ठ वकील हैं, मध्य प्रदेश के आप पूर्व एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। मेरे साथ शारदा प्रसाद साहब, जी आप पूर्वोत्तर में देश की सेवा की है आपने, असम के आप पूर्व पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। मेरे साथ मसूद हाशमी साहब, जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। आज सारे सवाल इन्हीं से सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। और मेरे दो सहयोगी हैं मेरे साथ दरियागंज से पुलकित नागर और सीलमपुर से जतिन गोस्वामी। सबसे पहले पुलकित, आपके पास क्या हालात हैं इस वक्त दरियागंज में? देखिए, हालात बहुत अच्छे नहीं है। मैंने करीब 14 साल दिल्ली के अंदर रिपोर्टिंग की है, लेकिन जो तस्वीरें पिछले 5 से 6 दिन से देख रहा हूं वो डराती है कि जब आप प्रोटेस्ट को कवर करने जाएंगे तो कितनी हिंसा भड़क सकती है। ये आप देखेंगे डीसीपी ऑफिस है और इसके ठीक सामने ये जली हुई गाड़ी जो प्रदर्शनकारियों ने जलाई है, और ठीक डीसीपी ऑफिस के सामने। और सिर्फ गाड़ी नहीं जलाई, यहाँ पर खूब पत्थर चले। जो तस्वीरें हम श्रीनगर से देखते थे पत्थरबाजों की, जो पत्थर चलाते थे पुलिस के ऊपर और लोगों के ऊपर, पत्थर आप देखेंगे कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर पुलिस फोर्स के ऊपर चलाए गए, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पुलिस ने डंडों का इस्तेमाल किया ताकि उन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा सके। बैरिकेडिंग तोड़ी गई, आप देखेंगे बैरिकेडिंग तोड़ी गई और कितने बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे के ऊपर मारे गए, ये देखेंगे। अब उनकी प्रदर्शनकारियों के जूते चप्पल आपको पड़े हुए यहां नजर आएंगे, जिन्हें पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद में यहां से भगाया है। मैं जो आपको बता रहा था कि 14 साल के करियर में मैंने खूब रिपोर्टिंग की है, खूब प्रोटेस्ट कवर किए हैं, लेकिन जब दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट कवर करने से पहले सोचना पड़े वो स्थिति आ गई है। पर पत्रकार जो यहां आ रहे हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है, पुलिस फोर्स को निशाना बनाया जाता है। ये स्थिति दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रही है। सवाल है पुलकित, आपसे एक छोटा सा सवाल है। जुमे की नमाज अदा किए जाने के बाद 5 घंटे तक सब कुछ ठीक ठाक था, आखिर वक्त में ये जो पत्थरबाजी, आगजनी, आपको लगता है कि उसमें उत्पाती घुस गए थे? जी देखिए, जामा मस्जिद के सामने करीब 4 से 5 घंटे तक तमाम लोग अपनी अपनी बातें रखते रहे, लेकिन जब ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे दरियागंज से होते हुए जंतर मंतर की तरफ जा रहा था तो उसे रोका गया और उसी के बाद में धीरे धीरे माहौल बदलना शुरू हुआ और हिंसा में तब्दील हो गया। और जहां पर भी देखा गया है, कुछ चंद लोग देखे गए हैं जो हिंसा को अंजाम देते हुए नजर आते हैं, जिनकी उम्र भी अगर आप देखेंगे तो 22, 23, 24 साल तक है। शिनाख्त पुलिस करने में जुटी है, पुलकित इनकी शिनाख्त की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं। जतिन, सीलमपुर के हालात बताइए। देखिए, सीलमपुर में फिलहाल हालात शांतिपूर्ण कर लिए गए हैं, लेकिन मैं पीछे दिखाऊं तो आज दिन भर यहां पर डर का माहौल रहा, क्योंकि ये जो रोड था ये पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक कर दिया और पुलिस ने करीब 50 प्रदर्शनकारियों को यहां से हिरासत में लिया। ये जो आप सीलमपुर की रेड लाइट के पास का इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर जीटी रोड को बंद कर दिया गया प्रदर्शनकारियों द्वारा और जो रोड है उसे डाइवर्ट करने की नौबत आ गई। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है उसे काफी सूझबूझ से दिल्ली पुलिस ने संभाला। और यहाँ पर मैं एक बार साइड इफेक्ट दिखा दूं, जो लोग मौजूद हैं वो अभी वाहनों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोई सार्वजनिक व्हीकल उन्हें नहीं मिल पा रहा है। दिन भर प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर रोक कर रखा पूरे जो माहौल है उसको, और फिलहाल भी जो पुलिस है वो कोशिश यही कर रही है कि यहाँ से जो तमाम जो लोग हैं उन्हें हटा दिया जाए। आप देखिए, पुलिस इस वक्त हमें भी ये कह रही है कि यहाँ से कॉर्नर हो जाए। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ दिन ये वही है जो 3 दिन पहले रोड था काफी सुलग रहा था। यहाँ पर हमने देखा था कि आंसू गैस के गोलों का भी पुलिस को इस्तेमाल करना पड़ा था और लिहाजा जो अभी भी भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। जी जतिन, आप बने रहें और आप अपना भी ख्याल रखें और इसके साथ साथ हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच मैं आपको 2 मेहमानों से और रूबरू करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शालीन व्यक्तित्व के धनी दिखाई देते हैं। आज वो आपकी पूरी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे राजीव जेटली जुड़ चुके हैं, शिवम त्यागी। शिवम, आपके तेवर और आपका जो
आक्रोश आपके चेहरे और बोलने पर दिखाई देता है। आज हमने प्रण किया है कि शांति जरूरी है, शांति सड़क से लेकर स्टूडियो तक जरूरी है। तो आज आप जो भी कहेंगे शांति से कहेंगे, बोलने के लिए बुलाया गया है, मर्यादा को तोड़ने के लिए नहीं। राजीव जेटली साहब, आप लोगों की विडंबना है कि आप लोगों की जरूरी है, शांति सड़क से लेकर स्टूडियो तक जरूरी है। तो आज आप जो भी कहेंगे शांति से कहेंगे, बोलने के लिए बुलाया गया है, मर्यादा को तोड़ने के लिए नहीं। राजीव जेटली साहब, आप लोगों की विडंबना है कि आप लोगों को उनके विरोध और उनके सवाल को स्वीकारना जरूरी नहीं समझते और अड़िग रहकर जिद पर रह जाते हैं। मनीष जी, मैं आपकी रिपोर्टिंग और सभी चैनल्स की रिपोर्टिंग पूरा देश देख रहा है। मैं लगता है कि उसके ऊपर चर्चा करूंगा तो वक्त खराब करने वाली बात है। मैं वक्त खराब नहीं करना चाहता। आप ये देखिए कि ये कहां से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया। सबसे पहले कोई विरोध में निकल करके आया तो वो बच्चे निकल के आए जो अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, अपने हर कानून की जानकारी रखते हैं, संविधान की पूरी नॉलेज रखते हैं। वो सड़क पर वे निकल करके आए, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं उठाया और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। उसके बाद बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, बहुत लोग बाहर निकले। तब उनकी मांग क्या थी? तब CAA नहीं थी, तब उनकी मांग NRC नहीं थी। तब वो इस बात के लिए विरोध कर रहे थे कि जामिया के अंदर जो पुलिस के साथ बच्चों की झड़प हुई, हम इसका विरोध करना चाहते हैं। उसके बाद विरोध कहां से शुरू हुआ? अब विरोध की वजह क्या रह गई? आधे देश के अंदर विरोध की वजह यह बताई जा रही है कि जामिया के अंदर जो हुआ, पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई बच्चों की या स्टूडेंट की, हम उसका विरोध कर रहे हैं। आधे लोग उसकी आड़ में ये कह रहे हैं हम CAA का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने सारे संशय दूर कर दिए, पूरे देश के संशय दूर कर दिए, मुस्लिम समाज के संशय दूर कर दिए। बावजूद उसके आज तक भी देखिए सोनिया गांधी जी, गलतफहमी अगर दूर हो जाती तो ये विरोध क्यों चल रहा होता? एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से ज्यादा होने जा रहा है, विरोध लगातार रोज उग्र रूप ले रहा है। आप लोग कहां हैं? जन जागरूकता आपकी कहां थी? 2 दिन पहले आप लोगों ने विज्ञापन से शुरुआत की, अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं। यही अगर आप पहले कर लेते तो मुझे ऐसा लगता आज ये नौबत नहीं आती। मनीष जी, पिछले 3 दिनों से सारे टीवी के ऊपर और आपके चैनल ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो लोग एजिटेशन कर रहे हैं उनके बीच में जाके रिपोर्टिंग करी और आपके कैमरामैन ने और आपके रिपोर्टर ने माइक ले लेके हर एक व्यक्ति को पूछने की कोशिश करी, आप अपने विरोध की वजह बताइए। पिछले 4 दिनों से आइए अब हम आपको दिखाते हैं मेरठ की तस्वीर। जी हाँ, हिंसा किस स्तर पर पहुंच चुकी है। मेरठ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस चौकी के बाहर का नजारा आग के हवाले। पुलिस चौकी फूंक दी गई है। ये देखिए आप मेरठ इलाके की एक पुलिस चौकी को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हिंसक भीड़ किस तरह की हिंसा पर उतारू हो चुकी है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सरकार कहां है? सरकार का कोई जवाब नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम चेतावनी देते हैं। अगर आपकी चेतावनी होती तो चेतावनी के बावजूद ये कैसे हो रहा है, ये सवाल है। मेरठ, जी हाँ, मेरठ की ये तस्वीर जहां पर पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया उग्र भीड़ ने। प्रदर्शन के दौरान आग की भेंट चढ़ गई मेरठ की ये पुलिस चौकी। यूपी में भड़की हिंसा लगातार हमने आपको दिखाया अलग अलग शहरों से। जी हाँ, गोरखपुर, बहराइच, बुलंदशहर। ये आइए ताजा जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे संवाददाता समित के पास। समित, ये किस इलाके की पुलिस चौकी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरठ के लिसाले गेट थाना इलाके की जो इस्लामाबाद पुलिस चौकी है, इसको उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया है। पुलिस की एक जो फैंटम बाइक है उसको फूंक दिया गया है, एक किसी शख्स की बाइक है उसको आग के हवाले कर दिया गया है और उपद्रवियों ने सबसे ज्यादा जो लिसाले गेट थाना इलाका है उसको निशाना बनाया है। सबसे पहले लिसाले गेट थाना इलाके के जो बफ खाना है उसके पास से पथराव शुरू हुआ था और उसके बाद भूमियापुर, रशीद नगर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पुलिस पर जमकर पथराव भी किया गया है।
कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस की 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ करके आग लगाने का प्रयास किया गया। पुलिस पर जमकर पथराव और फायरिंग की गई है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके की जो स्थिति है बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिस के तमाम आधिकारी पीएससी आरएएफ मौके पर गश्त कर रही है और कई बार उपद्रवियों ने इस तरीके से पथराव किया कि पुलिस और अधिकारियों को अपने पांव पीछे खींचने पड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं कश्मीर का नजारा हो। कश्मीर में जिस तरीके से पत्थरबाजी करते हैं, कुछ ऐसा ही नजारा मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीच में डिवाइडर था, उस डिवाइडर को तोड़कर उसकी ग्रिल निकाली गई और उस डिवाइडर से ईंटें निकालकर पुलिस पर सनोज जी, पथराव किया गया कितने है। लोगों का उपद्रवी जितने थे, ऐसे कितने उपद्रवी आपने देखे जो ये काम और कारगुजारी को अंजाम दे रहे थे? देखिए, सैकड़ों की संख्या में जो उपद्रवी हैं वो हमने वहां पर देखे हैं। हमारे कैमरे में भी वो लोग कैद हुए हैं। पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन पूरी एक प्लानिंग थी। शायद कहीं ना कहीं जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उस पूरी प्लानिंग को समझने में असफल रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि जो उपद्रवी है वो पूरी तरीके से अपने मंसूबों में कामयाब हो पाए हैं। सनोज, आपको कौन लगता है ये साजिश के तहत इसके पीछे कौन है? देखिए, इस बारे में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो साफ साफ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। उनसे किसी भी बात का जवाब मांगा जा रहा है तो वो बताने से बचते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेरठ में एक शख्स की मौत की खबर भी फिलहाल आ रही है और एक शख्स के घायल होने की खबर आ रही है। आधा दर्जन से जो ज्यादा पुलिसकर्मी है वो भी घायल है। सनोज, इस बीच सनोज खबर आ रही है आप ही के इलाके से 2 पुलिस वालों को गोली लगी है। सनोज, देखिए, फिलहाल जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो साफ साफ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से है करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनमें से कई पत्थर लगने से घायल हुए हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है, तो इस सनोज, इस बात की पुष्टि उत्तर प्रदेश के गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने भी कर दी है। अच्छा, तो देखिए, तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरठ में उपद्रवियों के हौसले किस तरीके से बुलंद है। पुलिस को निशाना बनाया गया, 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, कई और पुलिसकर्मी पत्थरबाजों का निशाना बनकर घायल हो गए हैं, कई वाहनों में आग लगा दी गई है, कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई है। मेरठ की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। आला अधिकारी फिलहाल बोलने से बच रहे हैं और पूरी स्थिति को नियंत्रण में करने की जो कोशिश है वो फिलहाल जो असफल होती नजर आ रही है। सनोज, ये बताइए कितने उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है? के आला अधिकारी है, करीब 2 दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज भी मंगाई गई है। जो मीडिया कर्मी है उनसे भी कुछ फुटेज मांगी गई है। करीब 100 से ज्यादा लोगों को चिन्हित करने का दावा पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं और जिस तरीके से है कि रात में दबिश देकर उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस ने जो यहाँ के शहर काजी हैं, नायब शहर काजी हैं, उनसे बातचीत की है कि वो इलाके में जाए और इलाके में शांति का पैगाम लेकर जाए, लोगों को समझाए कि अफवाहों पर ध्यान न दें, इस तरीके से सड़क पर उपद्रव न करें। पुलिस उनसे सख्ती से निपटेगी, लेकिन पुलिस का जो इस तरीके से ये कहना था कि पूरी स्थिति को हम नियंत्रण में कर लेंगे, पुलिस प्रशासन मेरठ का पूरी तरीके से असफल नजर आया है, नाकाम नजर आया है और उसका नतीजा देखने को मिला है कि लिसाड़ी गेट थाना इलाके में 2 पुलिसकर्मियां, उनको भी गोली मारी गई है। इस्लामाबाद पुलिस चौकी को भी आग के हवाले कर दिया गया है और लिसाड़ी गेट के रशीद नगर भूमिया का पुल, इस इलाके में भी जमकर पुलिस को निशाना बनाकर पथराव और फायरिंग की गई है। सनोज, एक बात बताइए, क्या पुलिस को इस बात की भनक नहीं थी, क्या उनका इंटेलिजेंस इनपुट कमजोर था कि इस तरह का माहौल पैदा हो सकता है, इस तरह का उपद्रव हो सकता है, हिंसा हो सकती है, आगजनी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि कहीं ना कहीं पुलिस का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क था वो पूरी तरीके से फेल नजर आया है। ये जो उपद्रवी हैं ये पूरी तरीके से प्लानिंग करने में अपनी इस वक्त की बड़ी खबर, जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। यूपी में, जी हाँ, नागरिकता संशोधन बिल को लेकर हिंसा की भर की खबरें। आज 5 लोगों की मौत, यूपी में 5 लोगों की मौत होने की जानकारी आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मसूद हाशमी, क्या हक की लड़ाई के लिए इस तरह की हिंसा को जायज माना जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि हम किसी भी हिंसा के खिलाफ हैं, चाहे वो हरियाणा में हिंसा हो, राजस्थान में हो, या राम रहीम को बचाने के लिए हो, या बापू आसाराम की हिमायत में हो, या ये हिंसा हो। सुनिए, आज के संवेदनशील मुद्दे पर मेरा आग्रह। आपके रिपोर्टर कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कश्मीर, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं
क्या कहना चाह रहे हैं, किस बात से जोड़ना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, यही प्राइम मिनिस्टर करते हैं कि हिंसा करने वाले कपड़ों से पहचाने जाते हैं। मैं कह रहा हूं हिंसा करने वाले बोली से पहचाने जाते हैं, अपनी जुबान से पहचाने जाते हैं। आज सुबह से मनीष जी, मैं भी जामा मस्जिद में मौजूद था, हमने 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया। डीसीपी रंधावा जी वहां मौजूद थे, उनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई और उन 2 लोगों को जो भीड़ में थे और माहौल खराब करना चाह रहे थे, आप दरिया दिल्ली दिखाइए। उनको जामा मस्जिद की एक और पहचान है मसूद साहब, जामा मस्जिद की पहचान शांति का संदेश है। जामा मस्जिद की पहचान शांति का संदेश है। वहां हजारों सैकड़ों कबूतर आप देखते हैं, वहां लोग जाते हैं, देखते हैं, शांति का पैगाम वहां से लेकर जाते हैं। हमारे वहां से आने के बाद वहां क्या हुआ, अभी हम जाएंगे तो बात करेंगे। आप अपील करिए, आप अपील करिए कि कोई भी अफवाहों में ना आए। हम दिन भर अपील करते रहे आप सब लोगों से, और सिर्फ जामा मस्जिद इलाके से नहीं, सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के शहरियों से मैं यहां अपील करना चाहता हूं कि ये हिंसा का रास्ता हमारा रास्ता नहीं है। हमें अपनी बात मनवानी है, बिल्कुल सिविलाइज। हक की लड़ाई के लिए हिंसा कतई हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। करना है, हमें क्या मनवाना, ये अनुप जॉर्ज मनीष जी ने क्या मौका हक की दीजिए लड़ाई बात के रखने लिए का, इस ये तरह क्या की बात हिंसा मनवाना जायज चाहते कभी हैं? ठहराई जा एक बार सकती मौका है। दीजिए, नहीं तो जिन वजहों से सब कुछ हो रहा है ये आज भी उस बात को रख रहे हैं। एक बार मौका दीजिए मनीष जी इनको, ये कौन सी बात मनवाना चाहते हैं, पहले मौका दीजिए इनको, बोलने दीजिए। अरे भाई आप चुप तो रहें, दूसरों को बोलने दें। अनूप साहब, बात ये हो रही है कि मुझे ये लगता है ये इनसिक्योरिटी से ये बात फैली है, लोगों को डर हो गया क्योंकि साथ में अनिर्बान आ रहे हैं आपके पास, अनिर्बान आपके पास आ रहे हैं। आप तो मसला संयुक्त राष्ट्र ले जाना चाहते हैं, जरा धीरज रखिए। ऐसा है कि एक साथ तो इन्होंने सीए एक्ट लाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके साथ साथ एनआरसी भी बोल दिया कि हम पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी लगाएंगे। अब एनआरसी से लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि बीच बीच में एक सरकार की तरफ से आया कि नड्डा जी ने कहा या किसने कहा कि साहब जो आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा, आपके आधार कार्ड नहीं माने जाएंगे। इस वजह से और डर लोगों में उत्पन्न हो गया। पर यह बताइए आप, हिंसा शुरू यहां से नहीं हुई है, हिंसा शुरू तो आसाम से हुई है, मेन आसाम से हिंसा शुरू हुई है और ये पहले पूरे हमारे हिंदुस्तान में फैली है। नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुई थी, फिर ये यहाँ आया था। कारण देखना चाहिए, 40 लाख लोग जामिया में लोगों ने उत्तर प्रदेश में 5 लोगों की मौत हुई है। शारदा प्रसाद साहब, आपने असम के पूर्वोत्तर के कई राज्यों में सेवाएं की, आप ये बताइए कि ये जो आग धधक रही है, ये आग धधकने के पीछे क्या सरकार, एक तो इंटेलिजेंस फेल्यूर रहा, यूपी आज जल रहा है। आपने दिल्ली का आलम देखा, दक्षिण से, पूरब से, उत्तर से, सब जगह से हालात बिगड़े हुए हैं और सरकार सोई दिखाई देती है। पहली बात तो मैं कहूंगा कि मैं इस बात को नहीं मानता कि इंटेलिजेंस फेलियर होगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की आवश्यकता नहीं है और इंटेलिजेंस सेटअप बहुत अच्छे सेटअप है, हर जगह है, दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, असम में भी, सब जगह है। मैं खुद एक इंटेलिजेंस सेटअप का मुखिया रहा था और ऐसा असेसमेंट में गलती नहीं होती है। लेकिन उसके बाद, असेसमेंट के बाद, जब वो असेसमेंट उच्च अधिकारियों तक और सरकार तक पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद सरकार क्या करती है वो सरकार के ऊपर है, और कितनी फौज कहां लगाती है, कितने लोग कहां लगाती है, क्या असेसमेंट करती है। और प्रसाद साहब, चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। इस वक्त समय आ गया है हेडलाइंस का। जी हां, हम आपको हेडलाइंस बताना चाहते हैं कि आखिर दिन भर में कहां कहां क्या क्या हुआ। जी हाँ प्रसाद साहब, आप अपनी बात पूरी करें। देश सुलग रहा है, देश धधक रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो था वो कहीं पीछे छूट चुका है। अब दंगाई सामने आ गए हैं और आग लगी हुई है। आग में रोटियों सेकने का काम सभी लोग करेंगे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग। इसमें सामान्य नागरिक का ही नुकसान है। राष्ट्रीय संपत्ति जलाई जा रही है और लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी जलाई जा रही हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट। प्रसाद साहब, आप महानिदेशक रहे हैं। महानिदेशक का मतलब होता है सारे राज्य का पुलिसिया मुखिया। जी हाँ, आपको लगता है इसमें सियासत ही सबसे बड़ा खेल खेलती है? इसमें अभी जो दिख रहा है उसमें सियासत ही प्रमुख है, और सियासत का अगर डायरेक्शन प्रॉपर रहता तो ये सिचुएशन नहीं आनी थी। जिसको मैं शुरू से ही कहूं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट
जिस हिसाब से जल्दबाजी में इसको पास किया गया बिना विशेष डिस्कशन के, और अगर इसको कहीं रिफर किया जाता कोई कमेटी को, तो उस पर राज्य आपका ये कहना जल्दबाजी हुई हुई जल्दबाजी जी हाँ, उचित चर्चा होनी चाहिए। बंगाल से हमारे साथ मेहमान अनिर्बान बनर्जी भी हैं। अनिर्बान, अब तो देश के चुने हुए मुख्यमंत्री भी कहने लगे हैं कि सीएए को लेकर अगर रेफरेंडम चाहिए तो संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में ये किया जाए। अजीब सा मखौल उड़ाने की बात है ये। बिल्कुल। देखिए, जब सारी देश की जनता है राजी तो क्या करेंगी ये बीजेपी के नाजी। ऐसे ही स्थिति हो चुकी है। सारी देश इनके खिलाफ बोल रहा है और वो भी एक आवाज में बोल रहा है। इनका 303 तो पार्लियामेंट में है और राज्यसभा में वो सीबीआई और ईडी का प्रेशर दिखाकर उन्होंने बिल तो पास करवा लिया, लेकिन जो जनता की अदालत है, जो जनता की कटघरे है, वहां पर वो कभी पास नहीं कर पाएंगे, कर नहीं पाया। इसी का प्रमाण आप देख रहे हैं कि हर दिन सारे देश में ये प्रतिवाद हो रहा है। तो इसके तहत अगर ममता बनर्जी ने बोला कि गन वोट कीजिए, रेफरेंडम लाइए, तो क्या गलत बोला? अगर आपके पास इतना ही हिम्मत है भैया, अगर आपको लगता है कि आप ही सही हो, तो आप यूनाइटेड नेशंस या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से बताओ ना, ये रेफरेंडम करके दिखाओ। अगर आप रेफरेंडम करके हमें गलत प्रमाण कर दो, क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे आपको क्या प्रॉब्लम है? पहले वो अमित शाह मोटा भाई वो तो कह रहे थे आधार नहीं चलेगा, वोटर कार्ड नहीं चलेगा, तो अब वो सारी सांस कहाँ गया? अब उनको बोलना पड़ रहा है ना कि सब चलेगा। तो ऐसे ही होगा जब सारी देश की जनता रास्ते पर उतर आएगी ना, तो ये आपकी जो फैसिस्ट राजनीति है ये सब हवा में उड़ जाएगा। वो दिन भैया दूर नहीं है, वो अनिर्बान, दूर नहीं है। अनिर्बान, अभी इतना वक्त खराब नहीं हुआ कि हमारे अंगने में हमारे देश के कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र को खींचा जाए या लाया जाए। शिवम त्यागी, जैसा कि प्रसाद साहब कह रहे थे, आपने सुना कि सियासत की सोच, सियासत का अपना ही फसाना है, आग भी लगानी है और मातम भी मनाना है। कमीशन को बोलो करने के लिए। उद्धव ठाकरे नागपुर में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कहते हैं कि मैं किसी का हक छीनने नहीं दूंगा, ये मैं वचन देता हूं। अरे किसका हक छीन रहा है भाई? देखिए, बिल्कुल सियासत हो रही है। मनीष जी, सबसे पहले कमेंट से शुरू करते हैं। अनूप जी ने कहा कि जल्दबाजी हुई। प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन के साथ बिल गया, सबको मौका मिला, सबने अपनी बात रखी। विपक्ष इतना इनकॉम्पिटेंट था कि विपक्ष में लोकसभा में जहां कम से कम इनको 163 वोट विपक्ष में इकट्ठी होनी चाहिए थी, वहां मात्र 80 रह गए। मतलब आप इकट्ठे भी नहीं थे और आप कह रहे हैं ये गलत तरीके से हुआ। दूसरा, जब आप एनआरसी को कहते हैं कि एनआरसी की बात भी साथ में कर दी, उसके साथ साथ आप कहते हैं कि इनसिक्योर है जनता। जनता ने एनआरसी तो सुन लिया, सीएए तो सुन लिया। इसी देश के होम मिनिस्टर बैठकर कह रहे थे कि आप चिंता ना करें, इस देश का मुसलमान सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाहर नहीं जा रहा। वो नहीं सुना आपने, और आप कहते हैं कि नहीं वो इनसिक्योर हो गए। कैसे इनसिक्योर हो गए? तो आप विश्वास में तो लेते, आपने समर्थन निकाल लिया, विश्वास में ले, आपने उनमें ये इस तरह का ढांढस क्यों नहीं बनाया? विश्वास में आप लेने कल का से विज्ञापन शुरू कर रहे हैं, इसके पहले कहां थे आप? विश्वास में लेने का मतलब क्या होता है? बार बार आपकी सरकार आपको मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं। मनीष जी खुद बैठकर पिछले 5 दिन से इस देश की जनता को कह रहे हैं कि कोई आपको बाहर भेजने वाला नहीं है, लेकिन हमारे ही बीच में एक मतीन है, एक रफीक रहमान है, एक मतीन है। अभी कांग्रेस अध्यक्षा को आपने सुना, सोनिया गांधी ने साफ कहा कि सरकार कोई भी संवाद नहीं कर रही। राजीव जी, संवादहीनता क्यों? आप कह सकते हैं कि बीजेपी की प्रवक्ता के बात तो करते हैं। राजीव जी, देखिए मनीष जी, अगर इन जो उपद्रवी हैं इनको दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं। याद है ना आपको? राहुल गांधी जी ने एक रैली ये बातें छोड़ो, जिसमें बेकार की बातें छोड़ो, मुद्दे की बात करो। राहुल ये राहुल के लागे यहाँ पे पॉलिटिसाइज मत करो। ये राहुल के लिए, जेटली जी राहुल को लेकर बताओ। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, तो आपके बैंकॉक में ना राहुल जी, मैं आपके बताना चाहता हूँ, अगर आप इतना ईमानदार हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में सुनिए मेरी बात, जो कहते हैं यूनाइटेड नेशन चले जाएंगे, आप बांग्लादेश में जाएंगे, आप पाकिस्तान में। शिवम, आज बहस की शुरुआत में ये बात हो गई थी कि आज चीख पुकार नहीं
नहीं होगा। आज शांति टीवी डिबेट पे भी होगा। अगर सरकार इतनी ईमानदार है, अपनी जो बातें कह रही है, तो हमारा आग्रह ये है होम मिनिस्टर से कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दे कि जब एनआरसी इस देश में लागू तो सरकार राय मंगा रही है ना, सरकार राय मंगाना शुरू कर दी है। राय शुमारी मेरा सुझाव सुन लीजिए पहले बुला कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दो कि जब हम एनआरसी लागू करेंगे तो सीएए में जो मुसलमानों को लिखने वाली बात है उसको आधार नहीं बनाएंगे। अगर आप ईमानदार हो तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दो, नहीं तो यहाँ बैठ कर दोहरी बातें मत करो। जब एनआरसी लागू होगी उसके बाद की चर्चाएं ये नहीं, हमारा उसके बाद आप कहते हो हमने कुछ कर दिया और निचले स्तर पे आपके लोग जो बातें करते हैं तो हम यहाँ बता भी नहीं सकते टेलीविजन चैनल पर। आपके जेटली जी, आपके निचले स्तर के लोग जो कार्यकर्ता जिस तरह की बातें करते हैं हमको बता भी नहीं सकते टेलीविजन चैनल के ऊपर। हम पूरे जो आप बैठे थे 303 के भ्रम में, ये मेरी बहस का आखिरी पड़ाव है और मैं ये चाहूंगा कि सब एक एक करके अपनी आखिरी राय रखें और ये अपील करें, अमन की अपील करें कि देश में शांति रहे ताकि हम विकास की गति में आगे लगातार बढ़ते रहें। अनूप जौहर साहब। भाई ये बात तो बिल्कुल समझने की है और कोई भी इस वायलेंस से, इस तरह की जो बातें हो रही हैं उससे कोई राजी होगा। अब बात सिर्फ समझने की बात यह है कि आसाम में क्या प्रॉब्लम था जो आसाम से शुरू हुई ये बातचीत, तो इसको हिंदू और मुसलमान और हिंदू में ला करके परिणत करना तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये जनरली हजारों की तादाद में लोग बंबई में इकट्ठा हुए, शांति प्रदर्शन हुआ। क्यों शांति प्रदर्शन हुआ बॉम्बे में? बॉम्बे में कोई हिंसा नहीं भड़की, कोई ना कोई कारण होगा और हर तबके के लोग आए हैं वहां बॉम्बे में। राजीव जी ये बताएं कि भाई आसाम से क्या प्रॉब्लम हुआ। अब आपने तो यहाँ आके बोल दिया मस्जिद और मुसलमान और हिंदू, अब आसाम में क्या हुआ? आसाम में तो सारे प्रदर्शनकारी हिंदू ही थे। जवाब ले लेते हैं। हाँ, ले लीजिए उनसे जवाब कि आसाम में क्या कहना चाहते हैं। इनके खुद के एलआई खिलाफ है, इनके एजीपी। आखिरी पड़ाव मेरे पास समय कम करना चाहूंगा। अरे भैया सुन लो, भाई साहब मेरी बात सुन लो आप। मैं एक ही आग्रह करना चाहूंगा, देखिए नॉर्थ ईस्ट के साथ इस इशू का भी ना जोड़िए। वहां पे आईपीएल लगाया गया है, आईएलपी लगाया गया है, तो उसका इससे कोई इशू नहीं। लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहूंगा, इस देश के इशू पर भी सुनिए, देश के सबसे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन है? देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने एक बार नहीं बार बार इस बात को बोला कि मेरे देश के किसी भी धर्म से आने वाले, जाति से आने वाले अनिर्बान किसी भी तरीके इनजस्टिस नहीं होने वाला है। बार बार आग्रह करने के बावजूद सियासत के लिए बंगाल में मचाई है उठापटक, लोगों में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजीव जी मेरे पास वक्त कम है। अनिर्बान जी देखिए, बंगाल के बारे में अगर बोलना है तो यही बोलना है कि जब वायलेंस हो रहा था उसके बाद पुलिस अपना काम किया, 500 से ज्यादा अरेस्ट हुआ। अब बंगाल में देखिए हर दिन विश्वास दिलाइए कि अभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। मसूद हाशमी 10 सेकंड नहीं है मुझे, और जितने भी आदमी अरेस्ट हुए वो अगर वो एमआईएम के हैं और नहीं तो बीजेपी के होते ही ऐसा क्यों हुआ? वो कौन लोग अंधेरे में ही कारगुजारियां और उत्पात होते हैं। इस बात को हमें देखना है। सारे कारनामे अंधेरे में ये पुलिस जांच कर लेगी। शिवम 10 सेकंड। मसूद जी जैसे बहुत सारे लोग आपको बुलाएंगे और भी बहुत सारे लोग बुलाएंगे, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं ये स्टूडियो में आकर कोई कुछ भी कहे उस बात पर मत जाइए। बात बिल्कुल साफ है, आप शांतिपूर्ण धरने की अपील जो लोग कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण नहीं रह गया है, धरना बंद होना चाहिए। वक्त खत्म हो गया। जी हाँ, आग लगाने वालों को क्या खबर कि हवा ने अगर रुख बदला तो वो भी खाक हो जाएंगे। प्रजातंत्र में प्रजा का विश्वास जरूरी होता है। जी हां, मिलके अमन और चैन से हम रहें, लानतें फसादों को भेजें, लेकिन निराकरण जरूरी है। जी हां, देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।